हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर अच्छे सर, आप कैसे? मैं अभी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज हमें शुरुआत करनी है एक और शानदार जानदार एक्ट की, जिसके बारे में आप अकाउंट्स में प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते आए हैं, कंपनी अकाउंट्स। लेकिन जाने अनजाने आपको पता ही नहीं लगा कि आपने कुछ पोर्शन कंपनीज एक्ट का पढ़ लिया है उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को करते हुए, राइट। लेकिन एक्चुअली में ये एक्ट है क्या? कंपनी क्या होती है? क्यों इसका चलन हुआ? ऐसी क्या खास बात हो गई कि एक्ट ही बनाना पड़ गया, कानून बनाना पड़ गया? तो दोस्तों, ये कहानी है 100 साल पुरानी। और ये कहानी शुरू करी किसने? आपको बताइए, अंग्रेजों ने। इंग्लैंड में कहानियां शुरू हुई, उसके बाद वो इंडिया में ट्रांसफर की गई। तो पहले शुरुआत करते हैं इसके बेसिक्स की कि ये हुआ क्या एक्चुअली में। जब लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया आज से 100 साल पहले, ठीक है ना। और बिजनेस तो खैर हजारों सालों से चलता आ रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए। तो एक ही पर्सन हुआ करता था, सुनना ध्यान से, एक ही पर्सन हुआ करता था जो बिजनेस करता था, जिसे हम प्रोपराइटर बोलते हैं। फिर उन्होंने सोचा, यार ऐसे तो मैं बिजनेस बढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरी एक दुकान है, मैं वहीं बैठा हूं, मुझे अपनी ब्रांच खोलनी है ना। कन्याकुमारी में, मैं कश्मीर में हूं, कश्मीर तू, मैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कैसे अपनी ब्रांच खोल लूं अपने बिजनेस को, है ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के पार कैसे पहुंचाऊं, राइट। ये सबसे बड़ी समस्या। अगर मैं कह दूं मेरा बेटा, भाई, बहन, चाचा, मामा कोई भी वहां पहुंच जाएगा, तो दूसरी समस्या क्या आई? पैसा। पैसे कहां से आएंगे? तो फिर लोगों ने एक कदम और बढ़ाया, लोगों ने थोड़ा स्टेप लिया। उन्होंने कहा कुछ लोग मिलकर बिजनेस कर लेते, क्योंकि मेरे पास तो पैसा लिमिटेड है, मैं अपने बेटे को भी दूसरी ब्रांच में भेज दूंगा, पैसा तो मेरी जेब से ही जाएगा, है कि नहीं बात। तो लोगों ने पार्टनरशिप शुरू करी। पार्टनरशिप शुरू हुई कि भैया मैं और तुम अनजान भी हो तो भी तुम और मैं बिल्कुल लीगल फॉर्म में पेपर बनाकर पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा मेरा। पर पार्टनरशिप भी कितने लोग ले गए? 50। लेकिन मुझे और पैसों की जरूरत, 50 लोग लाख लाख रुपए लेके आ भी रहे हैं, तो 50 लाख इकट्ठे हुए। 1-1 करोड़ रुपए लेके भी आ रहे हैं। एक आम आदमी तुम्हारे मेरे जैसे 1-1 करोड़ बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करेगा, तो 50 कलोल हो गए। 50 कलोल, लेकिन मुझे तो 500 कलोल चाहिए। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे पूरी दुनिया मेरे पास पैसा इकट्ठा कर देगी, ठीक है ना। और मैं उस पैसे से बिजनेस करूंगा, राइट। और आपका पैसा सुरक्षित होगा, और मैं उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा वो आपको दूंगा, राइट। तो फिर इस बात की, है ना, एक मुहिम उठी, राइट। एक चलन हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो कि पैसा बहुत सारा इकट्ठा आ जाए और लोग मुझ पे भरोसा करें, है कि नहीं बात। मैं कह रहा हूं कि मुझे 1-1 करोड़ लोग, है ना, राइट, 1-1 रुपया भी दे दो तो भी मेरे पास 1 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो 1-1 रुपया देने वाले लोग भी मुझे भरोसा कैसे करें कि हाँ भाई मैं उनका 1 रुपया लौटाऊंगा। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ करोड़ों अरबों रुपए की, कि भैया कोई लोग मुझे 10 लाख रुपए दें, 1 लाख रुपए दें, तो मैं उनका पैसा सुरक्षित रखूंगा और उनको लौटाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अनजान व्यक्ति, ठीक है, घर घर के लोग मिल रहे हैं, पार्टनरशिप में भी थोड़ी जानकारी, पर मैं किसी भी दुनिया किसी भी एक्सपर्ट से विदेश से पैसा भी लूं, तो फिर मैं उसको भरोसा कैसे दिलाऊं, ठीक है ना। तो इंग्लैंड वालों क्या होता था, इंग्लैंड में एक चलन था कि भैया चाय पियो मस्त जियो। तो लोग चाय पे मिलते थे, जैसे ये ना, कॉफी, टी, बर्गर, अरे तब तो बर्गर किंग नहीं था, तो लगा दी फोटो ना, पेप्सी, मतलब जो आपको चाहिए, है कि नहीं बात, राइट। फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब मिलेगा। तो वो इसको पता क्या बोलते थे? वो इसको बोलते थे कि भैया जो भी बंदा हमारे यहाँ आएगा, तो उसे लैटिन वर्ड्स में बोला जाता था कंपनीज, ठीक है ना, कंपनीज, राइट। यानी कि इसका मतलब वो लोग कहते थे कि भैया काम करो, सारे के सारे लोग आ जाओ, है ना, कम टुगेदर। और पनीज का मतलब होता था हैव अ ब्रेड। भैया उनके यहाँ रोटी तो बोलते नहीं थे, रोटी को वो लोग क्या बोलते हैं, है ना, ब्रेड ही बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने बोला भैया कम टुगेदर, आओ चाय पे मिलेंगे शाम को, अकेलापन बहुत है हमारी जिंदगी में, ठीक है ना। शाम को दोस्त मिलेंगे, चाय पियो मस्जिद, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, और साथ में रोटी भी साथ में खाया करेंगे। तो रोटी को क्या बोलते हैं? ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड, ठीक है। रेस्टोरेंट में देखो ना, मेन्यू कार्ड में ऑप्शन में ब्रेड्स, हो तंदूरी ब्रेड्स, है कि नहीं बात। तो वही कम टुगेदर हैव अ ब्रेड। अब लोगों ने, उन्हीं लोगों में से एक खतरनाक आदमी था, ठीक है ना,
उसने बोला भाई हम ब्रेड खाने तो आ रहे हैं, ठीक है, ये आया निकल के यहाँ से कोने से, है ना, मुंह बनाता हुआ दिख गया। हाँ, वो कह रहा भैया हम चाय और ब्रेड तो खा रहे हैं, जैम लगा लगा के, पीनट बटर लगा लगा के, ठीक है, लेकिन भैया मेरा मेन मुद्दा ये है यहाँ आने का कि मैं यार बिजनेस बड़ा करना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, पैसे की कमी है, मैन पावर की कमी नहीं है, मैन पावर तो मैं इकट्ठी कर लूंगा, मुद्दा पैसे का है, पैसे की कमी है, मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है, तुम में से कितने लोग पैसा लगाओगे, और वहां पे अगर अनजान लोग भी हैं वो भी, तो भैया एक और बंदा निकल के कह रहा भाई मैं तेरे साथ हूँ, है ना, मैं अनजान होते हुए भी पैसा लगाऊंगा। वीरू आ गए, वीरू कह रहा चाय ब्रेड के साथ साथ पैसा भी मैं दूंगा। वो कह रहा भाई तू तो मेरा दोस्त है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे पास अनजान लोग भी लगाएं, राइट। तो अनजान लोगों का भी एंट्री हुई, भर भर के, जेब भर भर के पैसा उन्होंने लगाना शुरू किया एक दूसरे के बिजनेस में। तो पैसा फेंकते जा रहे हैं, भैया पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ। इसी वर्ड से जब उन्होंने देखा कि भैया पैसा लगा कहाँ रहे हैं, पैसा तो बिजनेस में लगा रहे हैं ना, बिजनेस में कि हमें तो बिजनेस करना है, धंधा करना है, राइट। तो उन्होंने इस वर्ड से एक नया वर्ड निकाला, ठीक है ना। उन्होंने कहा जैसे हम बोलते हैं कम टुगेदर एंड हैव अ ब्रेड, कम टुगेदर एंड हैव अ ब्रेड, ऐसे ही आज के बाद हम बोलेंगे कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस, कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस। तो बात क्या शुरू हुई, बात उन्होंने दूर तक पहुंचाई और क्या बोला, भैया आज के बाद कंपनीज को एक नया नाम देंगे, कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस, यानी कि आप व्यापार करें, एक साथ आए और व्यापार करें। चलन क्या था, एक साथ आए, जुड़े और ब्रेड यानी कि नाश्ता करें, खाना खाएं। कम टुगेदर एंड हैव अ ब्रेड, क्या वर्ड निकल के आ गया, कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस, कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस। तो उन्होंने इसी वर्ड को क्या किया, एक नए फॉर्म में उठा लिया और उन्होंने बोला आज के बाद कम टुगेदर एंड हैव अ बिजनेस को हम नाम देंगे कम, है ना, पिनीज, है ना। तो उन्होंने नाम थोड़ा इंग्लिश कर दिया, कंपनीज। तो देखो COMPANIES, राइट, कंपनीज। तो बस बीच में इस डॉट को हटा दिया, राइट, और क्या बन गया, बीच में इस डॉट को हटाया क्या बन गया, कंपनीज। अब हुआ क्या, इस वर्ड को नया नाम दिया गया कंपनीज। तो शुरुआत हुई कंपनीज की, यानी लोग मिलके बिजनेस व्यापार करने लगे, तो उन्होंने कंपनीज नाम दे दिया। अब हुआ क्या, जब बहुत सारे लोग पैसा लगाने लगे, समझ रहे हो बात को, बहुत सारे लोग पैसा लगाने लगे, तो झगड़ा पता है क्या हुआ, पैसे की देखरेख कौन करेगा, पैसे की गारंटी कौन लेगा, राइट। तो भैया इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, इस तरीके से है ना, क्वीन किंग चल रहे हैं, राइट। उन्होंने देखा कि यार लोग वो क्या कर रहे हैं, बहुत करोड़ों करोड़ों रुपया एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, और साथ में 1000 लोग, 2000 लोग, 4000 लोग, मतलब कोई लिमिट नहीं है लोगों के मिलने की, और लोग पैसा लगा रहे हैं एक इंसान के, दे रहे हैं कि भाई तू बिजनेस कर हमारे बिहाफ पर, और जो भी तू कमाएगा ना हमें देता है साथ साथ, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट में से हिस्सा। और प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी में उसे बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है, डिविडेंड। याद आ गया ना, हाँ सर बिल्कुल याद आ गया। अब पैसे को मैं लगा तो दूं भाई, श्योरिटी कौन देगा, गारंटी कौन देगा। इंग्लैंड की महारानी कह रही है भाई ये बात तो बहुत जरूरी है, पैसा अगर किसी को दे रहा है तो उसकी कोई श्योरिटी तो नीचे हमारे राज्य में। तो इंग्लैंड की महारानी ने क्या किया, उन्होंने कहा देखो मैं खुद तो आऊंगी नहीं हर लोगों के पास, है ना, हर इंसान के पास जा जाके भाई मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, शुरू में कुछ लोग रख लिए, जैसे वजीर, राजा वजीर चोर सिपाही, है ना। उन्होंने कहा भैया इनके पास जाना, ये आपका क्या करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन कर देंगे आपके बीच में, है ना, जो ये दिखाएंगे हाँ भाई इन लोगों ने इन लोगों को पैसा दिया है ना, और ये इस चीज की देखरेख करते हैं, प्रॉफिट बटेगा और बेईमानी ना हो। फिर उन्होंने कहा भाई क्या वजीर के पास, उनके लोगों के पास यही काम रहेगा, लोगों के एक लोगों के एग्रीमेंट बनाते रहना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं अपने राज्य में, ठीक है, जैसे महिष्मती किंगडम, है ना, बाहुबली देखिए ना, तो कहते हैं महिष्मती के कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्य पत्र में क्या ये बातें लिखी होंगी कि नहीं होंगी कि हमें कैसे अपना राज्य चलाना है। तो उनकी रूल बुक जो होती थी, यानी अंग्रेजों की कह दो या राजा महाराजाओं की जो रूल बुक होती थी, जिनमें वो ये भी बोलते थे कि जब बाहुबली को सजा देते हैं कि भाई पुरोहित जी रूल बुक लेके आइए और देखिए राजद्रोह की क्या सजा है, तो वो बोलते हैं इस राजद्रोह की सजा है देश निकाला, बाहुबली को उनकी वाइफ के साथ राज्य से बाहर
कर दिया जाए। तो कुछ रूल बुक तो होगी ना, तो उन्होंने रूल बुक में पता क्या लिखा, रूल बुक में लिखा कि अब हम एक नए तरीके से, है ना, इन चीजों को मैनेज करेंगे और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देंगे। और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को आप जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं पढ़ाता जा रहा हूं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जब पूरे देश पे लग जाता है और वो हमारे देश की पार्लियामेंट से पास हो जाता है कि हाँ भाई अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश के सभी नागरिकों को मानना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाया जाता है, एक्ट कहलाया जाता है। तो फिर उन्होंने इस रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक को अपने राज्य में, है ना, अपने सब लोगों के साथ पास कर दिया अपनी पार्लियामेंट में, और क्या बना दिया कि भैया आज के बाद हम इसे क्या नाम देंगे, कंपनीज एक्ट। क्या नाम दिया, कंपनीज एक्ट नाम दिया, ताकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली इन मासूमों के पैसों की, जो भर भर के पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, भर भर के पैसा लगा रहे हैं, इनकी देखरेख की जा सके। और उस रूल के हिसाब से अब क्या होगा, लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे, वहां से डिविडेंड उठाएंगे, और वो चाहे तो अपने पैसे को भी विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए, वो कंपनी 10 लाख रुपए में प्रॉफिट कमा के मुझे डिविडेंड भी दे, और मेरा जब मन करे मैं 10 लाख रुपए वापस मांगू, पैसे निकाल, और वो मुझे पैसे निकाल के दे दें। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है, मजा ही आ गया। फिर मुद्दा ये उठा, अंग्रेज जब इंडिया में आए समुद्र के रास्ते ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, तो वो भी तो क्या लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब अंग्रेज इंडिया में आए तो पहली बार कंपनीज एक्ट जब लागू किया गया तो उसे क्या नाम दिया गया, उस प्यार को क्या नाम दिया गया, तो भाई साहब उन्हें देखो क्या नाम दिया। सबसे पहला नाम, है ना, फोटो पे फोकस ना करें, जहां मैं कह रहा हूं वहां ध्यान लगाएं। सबसे पहला नाम जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उन्होंने बोला भैया हम नाम देंगे इंडियन कंपनीज एक्ट 1882। ठीक है जी, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, यानी इंडिया की पार्लियामेंट में जब कंपनीज एक्ट पास किया गया, उससे पहले तो अंग्रेजों के एक्ट चलते थे, है ना, राइट, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हालांकि इसका भी कोई एग्जाम से लेना देना नहीं, ये आपकी ज्ञान सेवा है, ज्ञान होना चाहिए। उससे पहले जो भी इंग्लैंड के एक्ट चलते थे उसके हिसाब से काम होता था, लेकिन अंग्रेजों ने इंडियन पार्लियामेंट में इंडिया के लिए डिजाइन किया एक्ट, है ना, आपको पता ही है, मोटा मोटा सेम ही है, राइट, वो कब पास किया, 1882। इस एक्ट के अंदर जो हमारी इंडियन कंपनी ने जन्म लिया, जिसे आज भी हम बहुत रिस्पेक्टेड नजरों से देखते हैं, टाटास, यानी कि टाटास के पूर्वज, है ना, जमशेदजी टाटा, उन्होंने इस एक्ट के अंदर टाटा को रजिस्टर्ड कराया कि आई विल मेक अ कंपनी, ताकि मुझे पूरे हिंदुस्तान के लोग पैसा दे सके और मैं बिजनेस कर सकूं और उन्हें रिटर्न में डिविडेंड दे सकूं। उसके बाद कंपनी एक्ट ने बदलाव किया और दूसरा नाम रखा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। बदलावों के साथ फिर एक नया एक्ट लागू किया गया, पुराना एक्ट खत्म कर कर। उसके बाद कहानी जब आगे बढ़ी, देश आजाद हुआ, हम अभी भी 1913, है ना, कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, है ना, अभी भी हम 1913 के कंपनी एक्ट को लगा रहे थे आजादी के बाद भी। तो लोगों ने कहा शर्म नहीं आ रही, अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी आज भी जिंदा है उनके कानूनों के तहत। दिल पे लगी बात, तो आजादी के कुछ साल के बाद फिर बनाया गया, इंडियन वर्ड काट दिया, सिर्फ क्या रखा गया, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, राइट। आपके पापा ने और मेरे पापा ने भी अपनी ग्रेजुएशन में, राइट, क्या पढ़ा है, कंपनीज एक्ट 1956 ही पढ़ा है कि नहीं बात। फिर भैया 1956 से बहुत लंबा सफर रहा, ठीक है ना। लोगों ने सोचा भाई पुराने एक्ट पे चले जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट तो भाई साहब 1872 से जो चल रहा है चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर अंतरात्मा जब जागी, राइट, अंतरात्मा जागी सत्यम के फ्रॉड के बाद। समझ रहे हो बात को, सर सत्यम कंपनी, हाँ नलायको, हाँ सत्यम कंपनी थी एक, नेट पे सर्च करोगे तो पता लगेगा। अंतरात्मा जागी सत्यम के बाद, सत्यम का फ्रॉड हुआ, ठीक है, नेट पे पढ़ना, करोड़ों रुपयों का सत्यम का फ्रॉड हुआ। और उन्होंने देखा भाई कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर जो हम इंडिया में चल रहा है उसके अंदर जो कमियां हैं
उस कमी के तहत इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो गए। सत्यम की बहुत बड़ी चेन थी, आईटी कंपनी थी पूरे इंडिया में। एक कॉमन चीज के लिए सत्यम फेमस था, साइबर कैफेज। सत्यम आई वे करके, है ना, साइबर कैफेज खुले हुए थे, फ्रेंचाइजी लेते थे लोग। एक जगह पर 2-2, 3-3 कैफे की फ्रेंचाइजी हुआ करती थी। सोचो, बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब क्या बताऊं, राइट। अब ये बताओ, इतनी बड़ी कंपनी ने क्या किया, फ्रॉड किया। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट के रूल्स में, कंपनीज एक्ट के लॉ में कुछ कमी थी। उन्होंने कहा भाई सारे रूल्स बदलने पड़ेंगे, है कि नहीं बात, चीजों को, है ना, इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सके, कलेक्टिवली ऐसे फ्रॉड्स को रोका जा सके। फिर सब कुछ नया ड्राफ्ट कर, है ना, नया ड्राफ्ट कर, हालांकि चीजें सेम सी रखी, ऐसा नहीं पूरा एक्ट बदल दिया हो, ठीक है ना, फिर भी सब कुछ रीडिफाइन कर नया एक्ट निकाला, और वो है आपकी नजरों के सामने, कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 आया, राइट। और वो डेट, हैप्पी बर्थडे टू यू, डेट कब, हैप्पी बर्थडे की डेट कब, 2013 तो साल था। ये एक्ट केम इनटू फोर्स, ये एक्ट अस्तित्व में आया, फोर्स में आया, लेवी किया गया हमारे देश के ऊपर 12 सितंबर 2013 को। 12 सितंबर 2013, याद रखना इस डेट को, राइट। इसलिए क्योंकि ये 2013 में लागू किया गया, केम इनटू फोर्स 2013 को हुआ, इसी वजह से इसका नया नाम क्या रखा गया, कंपनीज एक्ट 2013। आई होप बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या शानदार बात मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जर्नी थी बहुत पुरानी, राइट। कब से? 1882 से इंडिया के अंदर, और 1882 से पहले तो अंग्रेजों के यहां चल ही रही थी। फिर हुआ क्या, लोगों ने पूछा भाई 1956 और 2013 में फर्क क्या है। हमें याद नहीं करना, पर हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 1956 को तो भूल ही जाओ, क्योंकि जब एक्ट डिलीट कर दिया गया तो हमें उससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन फिर भी 1956 में 13 हिस्से थे, कितने? 13, राइट। 2013 कंपनी एक्ट में पार्ट्स की जगह क्या लिखा गया, 29 चैप्टर्स, चैप्टर में डिवाइड किया गया। टोटल वहां 658 सेक्शन थे, या 470 सेक्शन है, समझ में ना बात, राइट। 470 सेक्शंस आपके स्टेप में, कुछ अभी हैं, फिर कुछ इंटर लेवल पे हैं, फिर कुछ फाइनल पे हैं, ऐसे टोटल 470 सेक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं दर बदर, लेवल बाय लेवल। 15 शेड्यूल्स थे, तो उन्होंने कहा छोटा करते हैं, सिर्फ 7 ही शेड्यूल पढ़ाए जाएंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोसेस ये रहा, और उन्होंने बोला कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे, पुराने वालों को हटा दिया जाएगा। आई होप बात, बेसिक्स, है ना, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। सिर्फ पैसों को लेकर, है ना, बात चली थी कि पैसा लोगों से इकट्ठा होना चाहिए, और अनलिमिटेड लोगों से इकट्ठा होना चाहिए, और बात दूर तक चली, और कहां तक पहुंच गई है आज, 2013 के एक्ट के निर्माण के बाद तक पहुंच चुकी है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं लगभग जो 1956 में थे, और मुझे उम्मीद है पिछले जन्म में हम रहे होंगे, इसलिए हमारी याददाश्त चलेगी पिछले जन्म की। 1956 में भी कौन से रूल रहे होंगे, 2013 टाइप के ही रहे होंगे। पिछले जन्म में जाना, एक सीरियल आता राज पिछले जन्म का, वहां जाके पता लगा लेना कि भाई ऐसा था या नहीं था, राइट। फिलहाल हमें प्रीवियस एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सर इंट्रोडक्शन के ऊपर, कि जो हमने बातें जानी, है ना, क्या यही बातें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। देखो भाइयों और बहनों, ध्यान से देखो, कंपनीज एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. The Companies Act 2013 was preceded by 1956, यानी 1956 को उसने क्या किया, ओवर रूल कर लिया। अब हमें 1956 नहीं पढ़ना, ड्यू टू चेंज। अब क्यों ऐसा हुआ, क्यों, है ना, वही भूमिका बना रखी है, ठीक है, राइट। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का ध्यान रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनीज एक्ट 1956 को हटा के एक नया लेजिस्लेशन, एक नया लॉ लेके आते हैं, जिसका नाम रखा कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें जो मैंने बताया 470 सेक्शंस, ठीक है ना, 7 शेड्यूल्स और 29 चैप्टर बनाए गए। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। साथ के साथ राइट, अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एक्ट इज इन फॉर्म कंपनीज रूल, कुछ साथ में रूल्स भी बनाए गए।
अब जैसे कि मुझे पता है मुझे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे हम पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो कंपनीज एक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म नंबर होना चाहिए, है कि नहीं बात, कितने दिन तक रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ, फीस कितनी देनी है, आरओसी में मुझे क्या क्या बताना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जैसे वहां पे रजिस्ट्रार था ना पार्टनरशिप में, ऐसे यहाँ क्या होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसे शॉर्ट में बोलता है आरओसी। तो इन चीजों के लिए क्या बनाए गए, रूल्स बना दिए गए। तो सेक्शन में तो क्या लिखा है, समझो ना बात को, सेक्शन में तो लिखा है ना, एज पर सेक्शन 7 जो पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे हमारे कोर्स में, एज पर सेक्शन 7, सेक्शन 7 में ये लिखा है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यानी कंपनी को रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो उसके प्रोसेस को बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्या बोला जाता है, फिर से बोलो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम कंपनी का बिजनेस प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से चला पाए। अब इनकॉर्पोरेट होगा कैसे, तो ये बातें किसमें लिख दी, रूल्स में, रूल्स में रे, रूल्स में, ठीक है, तो रूल्स में लिख दी। साथ साथ क्या जोड़ दिए, चैप्टर, सेक्शन, शेड्यूल के साथ कुछ रूल्स भी जोड़ दिए गए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है चलाने का तरीका, यानी मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट को दुरुस्त किया जाए ताकि सत्यम जैसे केस ना हो, ठीक है ना। रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जाए, आसानी से एप्लीकेबल हो और समझ में भी आए। स्ट्रेंथन, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ठीक है ना। और द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, माइनॉरिटी इन्वेस्टर समझते हो, छोटे छोटे इन्वेस्टर, जैसे भैया मैंने किसी कंपनी के, है ना, 500 रुपए के शेयर खरीद लिए, तो कोई इज्जत नहीं है भाई 500 रुपए की। वहां फेसबुक रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है 43,000 करोड़, 43,000, और फिर 7 जीरो लगा देना, करोड़, मतलब कैलकुलेटर में लिखूंगा तो जीरो कैलकुलेटर से बाहर कूद जाएंगी, है ना भैया, क्या कर रहा है, बाहर निकलने दे, बाहर कूद जाएंगी वो, है कि नहीं बात। और यहाँ 500 रुपया, है कि नहीं बात। तो हम कौन हुए, माइनॉरिटी। तो भैया हमारे माइनॉरिटी इन्वेस्टर का ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर रोल, है ना, रोल ऑफ विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब होता है जो कंपनी के बारे में ढिंडोरा पीट देते हैं, है ना, कंपनी की बुराई करना, विसल ब्लोइंग करना, समझ में ना बात, राइट। तो वो कंपनी के सीक्रेट को आउट कर देते हैं, ठीक है। अब भैया मेरे को कंपनी का सीक्रेट पता है कि भैया डायरेक्टर मुकेश अंबानी की जगह अब डायरेक्टर उनके बेटे बनने वाले अनंत अंबानी। तो ये अच्छी न्यूज है, बुरी न्यूज है, मुझे लगा यार अनंत अंबानी अभी तो यार बालक सही है वो, है ना, उसे बिजनेस की क्या नॉलेज होगी, मुकेश अंबानी, है ना, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये विसल ब्लोइंग होगी, अंदर की खबर बाहर तक पहुंचा देना, सीटी, विसल ब्लोअर, अंदर की खबर की सीटी बजा लेना, राइट। दिस इनेक्टमेंट सीक्स टू मेक आवर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस मोर कंटेम्परेरी, ठीक है, यानी कि बहुत तरीके से कंपनीज एक्ट को लगाया गया इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, ठीक है जी। सर बात समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक बात देखो ध्यान से, अब ये जो कंपनीज एक्ट है ये किन किन के ऊपर लगता है, ठीक है ना। एक चीज तुमने गौर फरमाई होगी, क्या LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी अब एक कंपनी है। बैंक्स, यानी कि बैंक भी क्या है, कंपनी। पता कैसे लगता है बैंक कंपनी, अगर आप शेयर मार्केट खोलेंगे और नेट पे डालेंगे कि मुझे HDFC के शेयर लेने हैं, तो पता लगेगा शेयर कैपिटल HDFC की निकल के आ जाएगी, और को पता लगेगा एक शेयर 800 रुपए का, 900 रुपए का है। जैसे रिलायंस के शेयर की कीमत होती है, ऐसी बैंक, मुझे SBI के शेयर लेने हैं, मुझे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी NTPC, मुझे NTPC के शेयर लेने आपको मिल जाए, रिलायंस पावर के शेयर आपको मिल जाएंगे। शेयर कैपिटल से आपको पता लगता है कि शेयर कैपिटल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज है, क्योंकि आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं 12th में, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल सिर्फ किसकी होती है, शेयर्स हमेशा किसके होते हैं, कंपनी के होते हैं, है कि नहीं बात। इक्विटी शेयर्स के बारे में आप जानते हैं, प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी आप जानते हैं। तो अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर मिल रहे हैं, इसका मतलब वो कंपनी है, क्योंकि कंपनी को ही ये पावर होती है शेयर इश्यू कर सके। तो दैट मीन्स LIC इज ऑल्सो कंपनी नाउ, बैंक्स आर ऑल्सो कंपनी नाउ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज ऑल्सो अ कंपनीज नाउ। तो अब क्योंकि कंपनीज एक्ट है वो सभी कंपनीज पे लगता है, तो कंपनी एक्ट ने ये बोला कि जो भी कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी बनाई जाएंगी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली कंपनीज बनेंगी, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स लगेंगे, नहीं सारे के सारे सेक्शन, है ना, 470 सेक्शन उस कंपनी के ऊपर लगाए जाएंगे जब कोई भी कंपनी बनेगी एज पर कंपनीज एक्ट। बात समझ में आ गई। फिर भैया, फिर ये तो कंपनीज की बात हो गई जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुई।
फिर कुछ लोग घबरा गए, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी है LIC, वो भी तो कंपनीज है। अब सुनना ध्यान से, क्या हुआ, उनका एक अलग एक्ट है, समझ रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी इज अ कंपनी, पर इंश्योरेंस एक्ट अलग है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 या IRDA, है ना, IRDA बनाया गया 1999 में। अब इसका मतलब अजीब सी बात हुई, यानी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, यानी LIC के ऊपर, है ना, 1938 इंश्योरेंस एक्ट भी लग रहा है, और क्योंकि LIC नाउ इज अ कंपनी, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 भी लग रहा है। तो भैया इंश्योरेंस एक्ट भी लग रहा है, कंपनी एक्ट 2013 भी लग रहा है, तो भैया लड़ाई होगी। ये चक्कर क्या भैया, चक्कर क्या है ये, एक ही चीज के ऊपर दो दो एक्ट लग रहे हैं, और दोनों एक्ट अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, एक कुछ और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, तो कौन जीतेगा। लड़ाई हुई किसी काम के लिए, कंपनीज एक्ट में लिखा है भैया, है ना, ये काम ऐसे होना है, उसी काम के लिए इंश्योरेंस एक्ट में लिखा है मुन्ना ये काम ऐसे होना है। तो मम्मी पापा, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, तो जो बेचारा कंपनी है वो तो कुटने वाली, इनकी सुनूंगा तो ये पीटेंगे, इनकी सुनूंगा तो ये पीटेंगे। तो फैसला दद्दू ने किया, फैसला दद्दू ने क्या किया, यानी कानून बनाने वाले पार्लियामेंट ने क्या फैसला किया, पार्लियामेंट ने बोला कि कंपनीज एक्ट के सारे रूल, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है ना, क्या बोला, प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंश्योरेंस कंपनी पर भी लागू होंगे, एक्सेप्ट यानी कि कंपनी एक्ट के प्रोविजन इंश्योरेंस कंपनी में कब लागू नहीं होंगे, वेयर प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट, सेड मतलब कंपनीज एक्ट, वेयर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। अगर कंपनी एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट, विपरीत, है ना, अलग, राइट, इनकंसिस्टेंट समझ गए ना, उसके विपरीत जाते हैं, अपोज जाते हैं। इसका मतलब अगर कंपनी एक्ट के प्रोविजन अपोज चले जाते हैं, विपरीत चले जाते हैं इंश्योरेंस एक्ट से, तो फिर कौन जीतेगा, इंश्योरेंस एक्ट जीतेगा। यानी कि अगर लड़ाई है किसकी, कंपनीज एक्ट वर्सेस इंश्योरेंस एक्ट, तो बताओ बालको, प्यारे प्यारे बालको, कौन जीतेगा, कंपनीज एक्ट हारेगा, इंश्योरेंस एक्ट जीतेगा। डन डन लंडन, राइट। अगली बात देखो ध्यान से क्या लिखी है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बैंकिंग कंपनीज पे भी लगेंगे, यानी SBI लिमिटेड, HDFC लिमिटेड, तो इसका मतलब लिमिटेड वर्ड लगा दिया, लिमिटेड वर्ड तो हमेशा कंपनीज पे ही लगता है, तो बैंकिंग कंपनीज पर भी ये लगेंगे, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट, सेड एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट, अपोज चले जाते हैं बैंकिंग एक्ट के, तो इसका मतलब अगर लड़ाई हुई बैंकिंग एक्ट वर्सेस कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट कुछ कह रहा है, बैंकिंग एक्ट सेम बात के लिए कुछ कह रहा है, कौन जीतेगा, बैंकिंग एक्ट जीतेगा, कंपनी एक्ट हारेगा। समझ में आ गई ना बात, सर समझ गए, मजा आ रहा है पढ़ने का, सर क्या मजेदार चीज है। ऐसे सारे के सारे प्रोविजन किसके ऊपर लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर। ऐसे सारे के सारे प्रोविजन किसके ऊपर लगेंगे, उन अदर कंपनी के ऊपर लगेंगे जो स्पेशल एक्ट, किसी स्पेशल एक्ट के तहत बना दिए गए फॉर द टाइम बीन इन फोर्स, यानी उस, है ना, कंपनी को जनरेट किया गया क्योंकि उस समय की डिमांड थी, हो सकता है बाद में बंद कर दे, उस समय की डिमांड थी, ठीक है भाई। मान लो जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, समझ रहे हो ना, तो भाई हमने क्या किया, नेचुरल कैलेमिटी को, डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए एक कंपनी बना दी, जिसके अंडर जो भी लोग काम करेंगे या जो भी पैसा आएगा वो डिजास्टर कंट्रोल की तरफ जाएगा। उस कंपनी का काम ही क्या होगा, राइट, डिजास्टर को, नेचुरल कैलेमिटीज की देखरेख करना और उनको कंट्रोल करके उनसे नुकसान की भरपाई निकलना या उनकी देखरेख करना। तो फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, क्योंकि वो जरूरी था, हमने कंपनी का दर्जा दे दिया। आगे हम पढ़ेंगे भी और आपने पढ़ा भी है, सेक्शन 8 कंपनी यानी NPO कंपनीज भी हो जाती है। तो फॉर द टाइम बिंग कंपनी जो बनी उनके ऊपर भी कंपनी एक्ट लगेगा, ठीक है, राइट। लेकिन अगर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो उसके लिए स्पेशल एक्ट अलग से बनाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है। कंपनी एक्ट वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, कौन जीतेगा, कंपनी एक्ट हारेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जीतेगा, क्योंकि
क्योंकि स्पेशल प्रोविजन जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा है उसकी बात ही मानी जाएगी। यानी कि ऊपर के तीनों पॉइंट है ना, ऊपर के तीनों पॉइंट ये तो बिल्कुल सेम ही बात करते हैं कि इनके पर्टिकुलर एक्ट में जो बात लिखी है वो मानी जाएगी, कंपनी एक्ट की सुनी नहीं जाएगी। अगर किसी एक बात पर दो लोग राय दे रहे हैं, कंपनी एक्ट भी और वो पर्टिकुलर एक्ट भी, ये बात भी बता दी फॉर द टाइमिंग इन फोर्स सच, यानी कंपनी एक्ट के प्रोविजन किसके ऊपर लगेंगे, applies to such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as the central government may by notification specify in this behalf। यानी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी एक अलग इंसान, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी, जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई गई है एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के द्वारा, कंपनी एक्ट के द्वारा नहीं, किसी भी एक्ट के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है ना, और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया हो इन दिस बिहाफ, यानी एक एक्ट राइट बनाया गया, उसके अंदर हमने कोई बॉडी कॉर्पोरेट को बनाया, ठीक है ना, बहुत सारे एक्ट है हमारे देश में, मान लो 26,000 से ज्यादा एक्ट हैं राइट, ठीक है, उसी किसी भी एक्ट के अंदर हमने एक बॉडी कॉर्पोरेट को बनाया, सेपरेट लीगल एंटिटी को जन्म दिया, और उस सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगाए जाएंगे, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी जो है ना, ये बिल्कुल कंपनी एक्ट की तरह ही काम कर रही है और इसे काम उसकी तरह ही करना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाया जाए, कंपनी एक्ट के रूल्स, कंपनी एक्ट के सेक्शंस, कंपनी एक्ट के शेड्यूल्स लगाए जाएं। तो किसकी परमिशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से हम उस बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनी एक्ट के प्रोविजन लगा देंगे, इवन दो सच बॉडी कॉर्पोरेट ने जन्म कहाँ लिया है, सच बॉडी कॉर्पोरेट ने जन्म लिया है किसी अन्य एक्ट के अंदर। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सर बिल्कुल समझ गए राइट। अब आती है मुद्दे की बात, मीनिंग एंड इट्स फीचर, ठीक है राइट। कॉमेडी होने वाली है, बहुत जबरदस्त तरीके से कॉमेडी होने वाली है। सर कॉमेडी होने वाली है, हाँ कैसे कॉमेडी ये होने वाली है कि कंपनी एक्ट की बात जब आई तो सुनना, कंपनी एक्ट की डेफिनेशन दी किसने, कानून बनाने वालों ने। पता क्या बोला उन्होंने, बोला एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, यानी कि जो भी डेफिनेशन होती है आपको पता है सेक्शन 2 में लिखी जाती है, ठीक है। पहले सेक्शन में तो एप्लीकेबिलिटी होती है कि कंपनी एक्ट क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, जैसे कंपनी एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना राइट। सेक्शन 2 की डेफिनेशन होती है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 20 ने पता क्या बोला, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मतलब कंपनी जो बनाई गई है, जो बनी है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। वाह, पहले इतना पढ़े, कंपनी वो होती है जो इस एक्ट के अंदर बनी है, या क्या बात है, ठीक है। जब मैंने पहली बार पढ़ा मैंने कहा कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, तो फिर क्यों ना पार्टनरशिप में ये लिख दिया जाए, पार्टनरशिप इज द पार्टनरशिप विच इज मेड इन पार्टनरशिप एक्ट, क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये लिख दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और एलएलपी इज अ एलएलपी विच इज मेड अंडर द एलएलपी एक्ट। मतलब हर चीज की डेफिनेशन क्या कर दो, ऐसी कर दो, अजीब सी है कि नहीं बात राइट। रसगुल्ला इज अ रसगुल्ला विच मेड बाय गुल्ला एंड ड्रॉपिंग चाशनी। तो भैया ये कोई तरीका थोड़ा, बनाने का तरीका तो बताओ यार, क्या है, कॉमेडी कर दी। फिर लोगों ने कहा भैया ठीक है समझ गए मुन्ना, समझ गए, कंपनी का मतलब वो होता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर बनी है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनी एक्ट। कुछ समझ में आया है ना, ये कोई डेफिनेशन हुई। फिर मुझे लगा यार कई लोग कहते हैं ना सस्ता नशा, ठीक है भाई, सस्ता नशा करके बैठा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि पार्लियामेंट में भी कानून बनाने वाले सस्ता नशा ही करके बैठते हैं। अब क्या बना दिया ये, ऐसी बातें सस्ता नशा करने वाले बोलते हैं, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर दिस एक्ट। फिर भैया फिर रिलायंस वाले नाराज हो, रिलायंस वाले कह रहे हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस 2013।
ठीक है, मुकेश अंबानी कह रहे हैं पिताजी ने, धीरू भाई अंबानी ने कंपनी बनाई रिलायंस, मान लो 1970 में, तो मतलब 1970 वाली कंपनी को पहले तो डिलीट करें, यानी कि डिसॉल्व करें। कंपनी एक्ट की भाषा में डिसोल्यूशन को बोलता है लिक्विडेशन, पहले तो उसे लिक्विडेट करें, खत्म करें, खत्म कर दे सब कुछ, कैपिटल लौटा दो करोड़ों की, फिर दोबारा कैपिटल इकट्ठी करेंगे, डिबेंचर वगैरह सब वापस दे दो, फिर वापस कर दो। क्या चल रहा है, पागल हो रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा अरे 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 यार सॉरी 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 अंबानी साहब सॉरी, ठीक है ना। ऐसी टाटास ने क्या बोला, भैया हमारे पूर्वजों ने, है ना, जमशेदजी टाटा जी ने तो हमारी कंपनी टाटा लिमिटेड पता कब इनकॉर्पोरेट की थी? 1882 वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट की थी। तो अब तुम तो कह रहे हो उस कंपनी को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, ताकि कंपनी वो मानी जाएगी जो इस एक्ट के अंदर बनेगी। तो टाटा कह रहे हैं सारी टाटा की जितनी भी अंडरटेकिंग है, 100 अंडरटेकिंग है टाटा की, है कि नहीं बात? टाटा मोटर, जैगुआर ले लिया तो टाटा ने, है कि नहीं बात? राइट, क्रोम, ठीक है, इसके अलावा दुनिया भर की जो टाटा की कंपनी जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं, इतनी सारी अंडरटेकिंग है टाटा की, सबको बंद करके सबको बंद कर दो, सबको डिसॉल्व कर दो, ठीक है, सबके डिसोल्यूशन लिक्विडेशन अकाउंट बना दो, और उसके बाद फिर 2013 में नई फिर से शुरू करो, फिर से नई शुरुआत, फिर तो भड़क गए सब। अब कंपनी, है ना, अगर ऐसा लिख देगी कंपनी एक्ट के अंदर कि कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो भैया पुराने जो कंपनी बनाई है चली जा रही है वो तो सब बर्बाद हो जाएंगी, और पूरी इकोनॉमी टाटा पे, है ना, बिरला पे, अंबानी पे टिकी इंडियन इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा अरे भाई सब गलती हो, अरे गलती हो, अरे आप पानी वानी, गुस्सा नहीं, हम कर रहे हैं जुगाड़, चिंता मत कीजिए, हम प्रबंध कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या प्रबंध किया, देखो क्या किया उन्होंने प्रबंध। उन्होंने कहा कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, सबसे मजेदार बात, अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, यानी कि जो कंपनी इस एक्ट में बनी है 2013 के बाद जिसने जन्म लिया वो तो कंपनी होगी 2013 के हिसाब से, लेकिन जो पुराने एक्ट में ही बनी हुई है ना उसे भी हम क्या मान लेंगे, कंपनी ही मानेंगे। हम इस एक्ट में ये बात लिख देते हैं, यानी कि पुरानी कंपनीज को जो 1882 से चली आ रही है, 1913 से चली आ रही है, 1956 से चली आ रही है, उनको भी कंपनी का दर्जा ही दिया गया, इस डेफिनेशन में ये बात लिख दी। तो एनी प्रीवियस एक्ट कौन से हुए, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1956, जो इन एक्ट में भी बनी है उनको भी हम कंपनीज का ही दर्जा देंगे। राइट, एज वी शैल प्रोग्रेस अंडर दिस चैप्टर मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी विल बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। मैंने बात धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा और डिटेल में। अब भैया सस्ता नशे वाले लोगों को मैंने बोला भाई हम पे ना हो पाएगा ये, रट तो लेंगे हम एज पर सेक्शन 220 कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, है कि नहीं, रट लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भैया सही में है क्या कंपनी? तो फिर पता लगा हनी सिंह का गाना बजा, यो यो हनी सिंह, ठीक है, तो यो यो हनी सिंह का गाना बजा, प्रोफेसर है नहीं आए, ठीक है ना। तो मैं बात याद करने के लिए बता रहा हूं, जो हमें डेफिनेशन लिखनी है एक्चुअली में कंपनी की, वो हमें यही लिखनी है, और इसी के कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, यो यो हनी सिंह, ठीक है। तो बस एग्जाम में यो यो मत लिख के आना, क्या लिख के आना, यो यो की जगह प्रोफेसर, और हनी की स्पेलिंग चेंज है नालायक को, यहाँ हनी की स्पेलिंग यहाँ है हैनी, HO की जगह क्या लगा है HA, तो यो यो हैनी सिंह, सिंह भी मत लगाना, हैनी लिखना, याद होगी बात। तो प्रोफेसर हैनी सिंह ने क्या बोला, प्रोफेसर हैनी सिंह ने बोला कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है, यानी लोगों का मिलाप है, एसोसिएट होना है, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी जिसे बनाया गया है, जिसका जन्म, है ना, आगे पढ़ेंगे चिंता मत करो अगले लेक्चर में डिटेल में, जिसका जन्म इंसानों ने नहीं दिया, जिसका जन्म इंसानों के द्वारा नहीं हुआ, पर इंसानों ने उसे बनाया है लॉ के तहत। जैसे रोटी अपने आप गोल होके तवे पे नहीं लेट जाती जाके, समझ गए ना, रोटी को इंसान बेलता है और रोटी को इंसान बनाता है, समझ ना। ऐसे ही कंपनी को जन्म इंसान नहीं देता, राइट, लेकिन कंपनी को इंसान बना देता है, कैसे, थ्रू एक्ट के, यानी सेपरेट एंटिटी हम कंपनी को देंगे और उसे हम बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, बनाया गया है, वो सांस नहीं लेता पर उसे बनाया गया है, ठीक है, इसलिए उसे क्या नाम दिया, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि एक ऐसा पर्सन होगा
जो सामने आपके खड़ा तो होगा लेकिन वो सांस नहीं ले रहा होगा, यानी कि रोबोट है ना, चिट्टी की तरह बनाया जाएगा उसे, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन है, आप उससे बातें भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके नाम से आप राइट डीलिंग भी कर सकते हैं। यानी आपने अगर मोबाइल खरीदा है तो किसके नाम से खरीदा, मान लो मैंने सैमसंग का मोबाइल खरीदा तो मैं किसके नाम से खरीदूंगा, सैमसंग कंपनी के नाम से। रिलायंस से कोई चीज खरीदो, आप रिलायंस के नाम से खरीदते हैं, मुकेश अंबानी के नाम से नहीं खरीदते। एप्पल आईफोन ले लिया तो वो स्टीव जॉब्स के नाम से नहीं आता, वो किसके नाम से आता है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन के नाम से आता है। यानी कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, एक इंसान की तरह ही मानते हैं उसे हम, और वो क्या होता है, उसके साथ ही आप डील कर सकते हैं। उसका जन्म किसने दिया, इंसानों ने ना, आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने बनाया है, यानी उस रोटी की तरह उसे लॉ ने उसका जन्म दिया है। जब भी मैं ऐसे करता हूं समझ जाना आर्टिफिशियल पर्सन है, इंसान ने जन्म नहीं दिया पर इंसान ने बना जरूर दिया, ठीक है ना। जिसकी सेपरेट एंटिटी होगी, सेपरेट एंटिटी यानी कि उसकी पहचान बिल्कुल सेपरेट होगी, यानी आप उसके मालिक को जानो ना जानो उस कंपनी को जरूर जानते हो। सैमसंग के मालिक का नाम बता देना, ठीक है ना, लेकिन सैमसंग को जानते हो, है कि नहीं बात, राइट। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, तोशिबा के मालिक का नाम बता देना, लेकिन तोशिबा को आप जानते जरूर हो क्योंकि वो एक कंपनी है, ठीक है ना। तो मेन कंपनी के मालिक तो जान लिया, टाटा बिरला, है कि नहीं बात, राइट, अंबानी। लेकिन बाकी जो कंपनी जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जिनका सामान ले रहे हो, आप उस कंपनी के नाम को जानते हो, उसके पीछे मालिक को या डायरेक्टर को नहीं जानते। अभी बात समझ में आएगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सेपरेट एंटिटी, राइट, विथ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है ना। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अनंत काल, कंपनी अनंत काल तक चलती रहती है, अनंत काल तक चलती रहती है, यानी कि लोग आए जाएं, कंपनी जिंदा रहेगी। जमशेदजी टाटा चले गए, ठीक है ना, उनके पूर्वज पोते रतन टाटा वो भी बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन वो भी चले जाएंगे। मुकेश अंबानी हैं, धीरू भाई अंबानी चले गए, है कि नहीं बात। तो सोचो क्या कंपनी बंद होगी, कल को मुकेश अंबानी जाएंगे तो और शेयर होल्डर पैसा लगाते जाएंगे, कंपनी चलती जाएगी। तो इसका मतलब था परपेचुअल सक्सेशन, जब तक कंपनी की वाइंड अप की नौबत ना आ जाए। आप कोई ऐसा खतरनाक काम ना कर दो कि कंपनी बंद होने की नौबत ना आ जाए, जैसे किसका सत्यम के साथ हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड की कंपनी बंद ही करनी पड़ी। तब तक ऐसी नौबत ना आ जाए तो कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, उसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। और कंपनी के नाम से आप डील करेंगे तो उसका ठप्पा लगेगा। ठप्पा, सर ठप्पा क्या होता है, यानी कि स्टैंप, है ना, कंपनी की स्टैंप लगेगी, उस स्टैंप को बोला जाता है कॉमन सील स्टैंप, ठीक है। स्टैंप किसकी लगेगी, कंपनी की लगेगी, साथ में डायरेक्टर के साइन भी हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं कॉमन सील। इस डेफिनेशन ने क्या किया, सम ऑफ द मीनिंग एज वेल एज द फीचर ऑफ द कंपनी। इसी डेफिनेशन ने कंपनी का रियल मीनिंग बताया। रियल, ये कोई मीनिंग नहीं है भाई, ये सस्ता नशे वाले लोग हैं, सस्ते नशे वाले लोग हैं, ये कोई मीनिंग नहीं है। किसने मीनिंग बताया, इस डेफिनेशन ने उसका रियल मीनिंग बताया और उसके फीचर भी बताए हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में कंपनी के फीचर ही पढ़ेंगे, तो और डिटेल में ये सारे बातें और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोफेसर हनी सिंह की, है ना, अंतरात्मा खुच जाएगी अगले लेक्चर में।